सो आई एम होपिंग कि आपको आपके स्कूल में ये इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा कि यू आर डूइंग कंपनी अकाउंट्स, राइट? बिकॉज फॉर द नेक्स्ट 4 months यू विल बी डूइंग दिस पार्ट. 4 months मतलब आप पकड़ लीजिए आपका पूरा फर्स्ट टर्म. तो आने वाला जितना भी क्लासेस होगा आपके बैच में आप सिर्फ कंपनी अकाउंट्स ही पढ़ते हैं. एंड गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ हमको नहीं पता, स्टूडेंट्स टेक इट डिफरेंटली. इट इज़ द टफर पार्ट ऑफ द सिलेबस. अगर आप पार्टनरशिप और कंपनी में कंपेयर करें, नो डाउट, हैंड्स डाउन, कंपनी इज़ द टफर पार्ट ऑफ द 50% ऑफ द सिलेबस. नाउ दैट इज़ अ गुड थिंग एज ए स्टूडेंट, बिकॉज आई थिंक जब आप कोई सिलेबस स्टार्ट करते हैं यू आर पुटिंग योर 100%, एंड धीरे धीरे वो लॉ ऑफ DMU बोल लीजिए या वट एवर हैपन्स, आपका एफर्ट कम होते जाता है. सो व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद द टफेस्ट चैप्टर, कहीं ना कहीं योर एफर्ट्स आर हाई, मतलब ओनली द एफर्ट्स आर हाई एंड नॉट अदर थिंग्स, एंड आप मेहनत कर रहे हैं, है ना. सो जब आप कंपनी का पर्सपेक्टिव देखेंगे तो चैप्टर्स इन्वॉल्व इज नंबर 1 इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स. ऑल्सो देयर इज अ बुक कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो कंपनी का पार्ट बनता है. सो देयर इज रेशियो एनालिसिस, देयर इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड 1 एक्स्ट्रा चैप्टर फॉर ISC स्टूडेंट्स जो CBSE में नहीं है, कॉल्ड कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज. इट्स अ वेरी इजी चैप्टर, बट CBSE स्कूल्स ने इसको हटा दिया. पॉइंट क्या है अभी हमारा, जब आप इशू ऑफ शेयर स्टार्ट करेंगे तो बहुत बच्चे थोड़े से एक्साइटेड ये रहते हैं कि वो स्टॉक मार्केट के बारे में सीखेंगे. ये गलत है. हम लोग जब इशू ऑफ शेयर सीखते हैं, वी डोंट टॉक अबाउट पीपल बाइंग फ्रॉम द स्टॉक मार्केट. वी आर डायरेक्टली बाइंग शेयर्स फ्रॉम द कंपनी and we are recording the transactions from the perspective of the company. So what transactions does the company record when, you must have heard of this word, there is an IPO, initial public offering, या जो first public offering होता है, या an FPO, that you go and issue shares and the people want to buy from you. Now आपको ये आइडिया है कि नहीं है कि बिजनेस करने के मतलब ब्रॉडली क्लासिफाइंग 3 तरीके हैं. Class 11 was about the first aspect, which is sole proprietorship. You are alone, but you want to expand, so you enter into a partnership, the later part of your syllabus. So the partnership rule is that 2 minimum people, 50 maximum. ये ना पहले 10 and 20 banking non-banking में था, but section 464 of the Companies Act has amended it, and they say that now 50 members are allowed as partners. But सोचिए अगर हम लोग 50 लोग मेंबर बन गए, पार्टनर बन गए, रात को ना नींद नहीं आएगा बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी. दो वी कुड हैव फॉर्म्ड अ LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, बट जनरली देयर आर रिस्ट्रिक्शंस टू पार्टनरशिप. सो व्हाट डू वी वांट टू डू, वी वांट टू क्रिएट अ सेपरेट लीगल एंटिटी कॉल्ड कंपनी. ये आपने BST कॉमर्स में पढ़ा होगा. सो नाउ व्हाट डू, वी गो टू द पब्लिक. हम पब्लिक को बोलते हैं कि सुनिए, आप मेरी कंपनी में मालिक बन सकते हैं, आप हमको 10 रुपये दो, मात्र 10 रुपये, और हम आपको एक कंपनी का 1 शेयर देंगे. अब आप सोचेंगे इसमें कंपनी का क्या फ़ायदा है. सोचिए कि आज मैं एक कंपनी बना रहा हूँ या स्टार्ट कर रहा हूँ, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है. अगर मेरे पास पैसे है भी 100 करोड़ लगाने के लिए, पूरा 100 करोड़ लगाना मेरे लिए काफ़ी रिस्की होगा, क्योंकि डूबेगा तो सिर्फ मेरा पैसा डूबेगा. लेकिन क्या कर सकते हैं, 50 लाख रुपया या 50 करोड़ रुपया मैं लगाता हूँ, बाकी 50 लाख पब्लिक को बोलता हूँ कि आप लोग मेरे शेयर्स खरीदो. तो मैं 5 लाख लोगों के पास जाऊंगा, न्यूज़पेपर में ऐड दूंगा, प्रोस्पेक्टस इशू करूंगा. ये शब्द आपने कॉमर्स में पढ़ा होगा. प्रोस्पेक्टस इशू करके मैं इनसे पैसे मांगूंगा कि आप लोग 10-10 रुपये दो ना. तो अगर आप 10 रुपये का एक शेयर लेते हैं, अगर कंपनी डूब गया, व्हाट इज द लायबिलिटी दैट यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू? 10 रुपीज़. सो अगर डूबेगा तो कितना डूबेगा? ओनली द अमाउंट दैट इज इन्वेस्टेड. सो रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है. अब आप सोचेंगे इन्वेस्टर का इसमें क्या फ़ायदा, कोई कंपनी का शेयर क्यों खरीदेगा? सबसे पहले देखिए, मेरे को तो मैं आपको अगर कुछ एडवाइस कर पाऊँ, आप लोग में से कुछ बच्चे हैं जो अभी से करते हैं. जिस दिन मेरा 18 साल की उम्र में पैन कार्ड बना था ना, मैं स्टार्ट कर दिया था इन्वेस्टिंग, क्योंकि मेरे को मालूम था कि कोई मेरा जनरेशनल वेल्थ तो है नहीं अडानी अंबानी जैसा. तो अगर मेरे को आज एक बिज़नेस करना है, मेरा सबसे पहला स्टॉक मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक थॉट प्रोसेस था. मैं 18 साल का था, छोटा बच्चा था, तो मेरे को लगा यार एक ऐसा बिजनेस जो कभी कभी नहीं बंद होगा, वो है चीनी का बिजनेस. लोग अगर मतलब दिवाली मनाना हो, ईद मनाना हो, होली मनाना हो, मिठाई तो रहेगा,
चीनी का कंजम्पशन कभी कमेगा नहीं भारत जैसे देश में, पर चीनी का एक ठो फैक्ट्री लगाना, मेरे पास 10 करोड़ रुपए थे नहीं, मेरे पास तो 1000 रुपये थे। 18 साल की उम्र में मैंने पैसे बचाए थे 2008 में, और मेरे पास 1000 रुपये थे, और मेरे को चीनी के बिजनेस में पैसे लगाने थे। तो मैंने धामपुर शुगर कंपनी के स्टॉक्स खरीद लिए, और जब मैंने उसको खरीदा था वो लगभग 52 रुपीज़ का था, आज अराउंड 450-500 रुपये का है। हाँ, हो गया 12 साल, बट तो भी आप देखिए मैं एक प्राउड ओनर हूँ एक चीनी की कंपनी का, बहुत छोटा ओनर हूँ, पर मेरे पास जो स्टॉक्स हैं मैं उस कंपनी में राइट्स हैं मेरे ओनरशिप के। दूसरा मेरा एडवांटेज ये है कि कंपनी डिविडेंड देती है। जो प्रॉफिट आप कमाती है एक कंपनी, उसमें से आपने कितना पैसा लगाया फेस वैल्यू का, 52 का खरीदा था पर उनकी बुक में फेस वैल्यू 10 रुपये की है। सबसे बड़ा पचका मेरे साथ हुआ था जब थोड़े से पैसे कमाने लगा, तो 60,000 रुपये का MRF खरीदा मैंने, और आपको जानूँ मैं MRF 800% डिविडेंड देता था। मेरे को लगा यार 60,000 का सिर्फ डिविडेंड ही दे दे 800%, तो पार्टी है। 800% 60,000 पे सोच सकते हैं कितना रेट ऑफ रिटर्न है, 800% रिटर्न है। पता चला कि 10 रुपये का उसका फेस वैल्यू है, और 800% 10 रुपये का 80 रुपया हुआ। 60,000 का स्टॉक में हमको 80 रुपया डिविडेंड दिया था, शर्म भी नहीं आता है लोग को। और बोलता क्या हम 800% डिविडेंड देते हैं। हाँ, तो डिविडेंड आप फेस वैल्यू पे देते हैं भैया। हम लोग को ये सिलेबस में किसके पर्सपेक्टिव से ही समझना है, एज एन इन्वेस्टर और एज अ कंपनी। ऑब्वियसली कंपनी आपके पास जाएगी, शेयर्स इशू करेगी, कंपनी क्या एंट्रीज पास करेंगी हमको वो सीखनी है। तो चैप्टर का डिवीजन अगर आप पहले समझ पाएं, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एंड फॉर अदर देन कैश। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को अक्वायर किया, तो क्या सचिन बंसल को बोला ये लो कैसा कैश चेक, उनको उन्होंने वॉलमार्ट के ही शेयर दे दिए। जब आप किसी की कंपनी को खरीदने जाते हैं, आप खुद एक कंपनी है, तो आप उसकी कंपनी खरीदते हैं उसको शेयर देकर। सो यू आर बाइंग अ कंपनी बाय इशूइंग शेयर्स। ये क्या है जो आप पढ़ रहे हैं, अभी आपने IPO देखे होंगे, LIC का निकला, जोमेटो का काफ़ी दिन हो गया, पेटीएम का काफ़ी दिन हो गया। पब्लिक के पास गए, पैसा मांगे, कैश आया, कैश नहीं आया, ओनरशिप आ गई, एक बिजनेस अक्वायर किया आपने, या कोई एसेट खरीदा। हम आपकी दुकान पे गए, बोले 40 लाख का 50 करोड़ का मशीन है, पैसा नहीं दे सकते, आप एक काम करो मालिक बन जाओ ना, इक्विटी दे देते हैं हम आपको। पैसा भी नहीं निकला, मशीन भी आ गया, हाँ, पर क्या हुआ, इक्विटी डाइल्यूट हो गया। हम लोगों को ना ये सब पर्सपेक्टिव थोड़ा कम सोचना है, दो दिस इज द मोर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, और जर्नल एंट्रीज पास करना हमारा काम रहता है। एग्जाम में फर्दर डिवाइड अगर आप इसको करें, कैश वाले को इंस्टॉलमेंट्स, आपको दिख रहा है, लमसम। आप सब पब्लिक हैं, हम बोलते हैं कभी फ्यूचर में होगा तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। शेयर्स इशू करते हैं RKC के, वी वांट टू गो पब्लिक। 10 रुपये के शेयर हैं ईशान, एक बार में पूरा 10 रुपया दीजिए। दुनिया में जितने भी अब शेयर्स इशू होते हैं लमसम में होते हैं, लेकिन ओरिजिनली जब शेयर इशू होते थे तो इंस्टॉलमेंट में होते थे। जैसे कभी अगर आप कॉलेज की एडमिशन भरेंगे, सबसे पहले क्या भरते हैं, एप्लीकेशन। उसके बाद अगर आपका नाम सिलेक्ट होता है तो फादर फिलिक्स या फादर जो भी हैं वो आपको बुलाते हैं, बोलते हैं हम आपको सीट देने के लिए रेडी हैं। उसके लिए आपको 10,000 रुपया एडमिशन फ़ीस भरना होगा। उसके बाद आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस, सेकेंड सेमेस्टर की फ़ीस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इफ़ यू एवर पेरेंट्स हैव बॉट अ हाउस, ऑप्शन नंबर 1, when the house is already constructed, you say what is the price of the house, 70 lakh, take a check, 70 lakh done, lump sum. On the other hand, if the building is being constructed, अच्छा अभी प्लिंथ बैठेगा, 10 लाख रुपया दे देना, 10वां फ्लोर आ जाए 20 लाख और दे देना, जब बिल्डिंग रेडी हो जाए बाकी की पेमेंट कर देना। इंस्टॉलमेंट्स में आपने घर खरीद लिया। सिमिलरली आप चाहें तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल मनी में अपनी इंस्टॉलमेंट को तोड़ सकते हैं।
ये दोनों चीज के दो और वेरिएशंस हैं। 10 का शेयर 10 में इज कॉल्ड इशूइंग शेयर एट अ पार। 10 का शेयर आपको 12 देना होगा, पर मालिक 10 के बनेंगे आप। कंपनी का 2 रुपये का प्रॉफिट। अब आप बोलेंगे हम क्यों खरीदें, कंपनी का बहुत नाम है, आपको 10 की चीज 12 रुपए की पड़ रही है, पर आप रेडी हैं देने के लिए। अभी तो नहीं है ना, अभी तो नहीं, पर हाँ अडानी जरूर वो दिन वापस आएंगे जहाँ पे लोग मरेंगे अडानी के स्टॉक्स लेने के लिए, पर अभी फिलहाल वो समय नहीं है। तो प्रीमियम का मतलब आस्किंग एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, मेकिंग देम लेसर ओनर्स। यू टेक 15 फ्रॉम द शेयर होल्डर्स बट मेक देम ओनर फॉर ओनली 10 रुपीज। अब सोच के देखिएगा, ये लमसम में प्रॉब्लम नहीं होगी, हाँ या ना? कोई एक आदमी ना एक डिफॉल्ट मारेगा। अच्छा पहले बताओ ये लमसम में प्रॉब्लम क्यों नहीं हो सकती? तो सारा पैसा दे दिया, डिफॉल्ट का सिचुएशन ही नहीं है। अब जैसे ही एक डिफॉल्ट आएगा आप उसको धमकी देंगे, भाई पैसा क्लियर कर नहीं तो शेयर जब्त हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड फॉरफीचर, है ना? सोचिए आपने फ्लैट बुक किया, 5 लाख रुपए आपने पैसा दिया, 10 लाख रुपया भी दिया, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपके पास पैसे नहीं है, वो आपको चिट्ठी भेजेगा कि भैया अपना नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करो, आप नहीं कर रहे हैं। वो क्या करेगा, बोलेगा जो पहले दिए थे ना वो जब्त हो जाएगा, वो फॉरफिट हो जाएगा बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ सम मनी। अब क्या होता है, इसको फॉरफीचर बोला जाता है। फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू किया जा सकता है, जो जब्त किए थे किसी और को री इशू कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड री इशू ऑफ अ शेयर। ये सारी जर्नल एंट्रीज तो आप पास करते ही करते हैं। इसके साथ हमारे एग्जाम में एक बैलेंस शीट बनाने को भी बोला जाता है। अब ये बैलेंस शीट करने के लिए आपको थोड़ा मतलब ज्ञान सीखना होगा। इधर आ जाइए ना। आपने मोनल अभी तक जो बैलेंस शीट देखी है फाइनल अकाउंट्स में, जब आपने बैलेंस शीट देखी थी वो किसकी बैलेंस शीट थी? सोल प्रोप्राइटर की। लेकिन अब आप क्या पढ़ते हैं? कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में एक शेड्यूल नंबर 3 है जो बैलेंस शीट के फॉर्मेट को स्पेसिफाई करता है, और आपको बैलेंस शीट अब वैसे ही बनानी पड़ेगी। इनफैक्ट अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सारी कंपनीज अब वैसे ही बैलेंस शीट बनाती हैं। तो ये ना बहुत रेलेवेंट टॉपिक है। तो जो लोग करंट अफेयर्स और ये सारी चीज़ों में जाके moneycontrol.com में बैलेंस शीट देखते हैं, ये बैलेंस शीट बनाना आप सीखेंगे। अब इसमें भी 2 पार्ट्स हैं। कुछ कंपनीज IFRS फॉलो करती हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपने थ्योरी में क्लास 11 में IFRS पढ़ा था, याद है? और कोई इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करती हैं। जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करती हैं उन्हीं की बैलेंस शीट हम पढ़ते हैं। IFRS वालों की अकाउंटिंग आप सीखेंगे ही नहीं ना बीकॉम में। ये तभी करेंगे अगर आप CS, CFA या CS में भर्ती होंगे, क्योंकि वो काम आई थिंक एडवांस लेवल ऑफ अकाउंटिंग में चला जाता है। आपको क्या सीखना है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के तहत जो हमारी बैलेंस शीट बन रही है, तो उनकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट है कुछ इस प्रकार का। जो लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड ऐसे दिखाते थे आप, वो अब वर्टिकल बनेगी। इक्विटीज एंड लाइबिलिटी वुड बी द लाइबिलिटी साइड एंड एसेट्स। डिटेल आज नहीं कराऊंगा क्योंकि आज इश्यू ऑफ शेयर्स का बात है, पर एक बार बैलेंस शीट आपको देखना चाहिए। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ये है आपका बैलेंस शीट का हेडिंग। फर्स्ट हेडिंग जो इसमें आता है वो है मालिक का पैसा, शेयर होल्डर्स फंड। मजाक में बच्चा लोग को मैं याद कराने के लिए बोलता हूं, सॉरी, शर्लिन चोपड़ा, राखी सावंत। अब राखी सावंत का एक कंट्रोवर्सी हुआ था मीका के साथ, उसको थप्पड़ पड़ा था। मीका रिसीव्ड अ स्लैप वैक। भाई ये सब क्या गंदगी है? लर्न करने का तरीका है। क्यों? क्योंकि जब आप शेड्यूल 3 का फॉर्मेट करते हैं सर, ऊपर नीचे भी नहीं हो सकता। जो आपने मार्शलिंग सीखी थी ना कि क्रेडिटर बिल पेबल के बाद आएगा, बीपी पहले आएगा, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते थे आप। यहां पर लाइन बाय लाइन सेम होना होगा। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई निमोनिक या कोई तरीके से ये रट जाए। लर्न करना होगा फॉर्मेट आपको। पहला है शेयर कैपिटल, जो शर्लिन चोपड़ा जी हैं।
Rakhi Sawant is reserves and surplus. This is money received against share warrants. Then something you have heading number 2. अच्छा, ये 1 के अंदर ही 3 पार्ट है शाम्भवी. हेडिंग नंबर 2 इज वेरी फेमस, बहुत रिस्पेक्टफुल टीचर है MP बिरला की, शोम्पा मैम. हाँ, वो है बैलेंस शीट में. हम क्या करें? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट. फिर है आपकी बाहर की लाइबिलिटीज. बाहर की लाइबिलिटीज में आते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटीज. नॉन करेंट का मतलब लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, लंबी लाइबिलिटीज. इसको आप याद करेंगे LOL. लॉल हो गया, पेंडिंग अलॉटमेंट. और मैं सब रिपीट करूंगा, आप घबराइए मत. नॉन करेंट लाइबिलिटीज, ये फॉर्मेट याद करना कंपल्सरी है. हाँ, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स. ये ऑर्डर ऊपर नीचे नहीं हो सकता. आप समझने की कोशिश करिए, थोड़ा फॉर्मेट के हिसाब से जाना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी अकाउंट्स पूरी दुनिया बना रही है और आप पब्लिक के पैसे से इन्वेस्ट किए हैं. सो आप कोई भी टाइप का विंडो ड्रेसिंग ना करें और ट्रू डिस्क्लोजर हो. इसीलिए एवरीबडी हैज टू हैव अ यूनिफॉर्म फॉर्मेट. So that is why the order of the balance sheet cannot change. First, B, share application money pending allotment. Then we have something known as long-term borrowings. Then we have other non-current liabilities. And lastly, long-term provisions. अगर नॉन करेंट है तो प्लीज अग्री करिए, करंट भी होगा. करंट लाइबिलिटीज का कोई ऐसा जोक वाला चीज मेरे पास नहीं है, आप बना सके तो बोलिएगा. करंट लाइबिलिटीज इज एस्टॉस. ये क्या था? लॉन्ग टर्म बोरोइंग. ये क्या बन जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग. देन वी हैव समथिंग कॉल्ड ट्रेड पेएबल्स, विच इज नथिंग बट क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल. ये क्या था? अदर नॉन करेंट लाइबिलिटी. दिस बिकम्स, ये क्या था सर? लॉन्ग टर्म प्रोविजन. ये जो आप देख रहे हैं, हम लोग को आज की क्लास में थोड़ा बहुत लगेगा. ये सिर्फ लाइबिलिटी साइड है. देयर इज एन एसेट साइड विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स. उसको आप याद करेंगे PICI NDLO, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल्स अंडर डेवलपमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है तरीके, एंड CIT CSO, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, अदर करंट एसेट्स एटसेट्रा. बैलेंस शीट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स में अग्री करिए, एसेट की डिस्क्लोजर रेलेवेंट नहीं है, लाइबिलिटी साइड रेलेवेंट है. तो आप लोग में से कि स्कूल में किसी का रेशियो एनालिसिस अगर स्टार्ट कराए, आपका बैलेंस शीट को बिना समझे आप रेशियो नहीं निकाल पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, दे विल आस्क यू करंट एसेट करंट लाइबिलिटी का रेशियो विच इज करंट रेशियो. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वेयर करंट एसेट्स आर डिस्क्लोज्ड and where current liabilities are disclosed. So company accounts is a big chunk. एक दिन का एक्सपेक्टेशन मत रखिए. अगर आपका ये अभी बैच बना है, ये 3 महीने तक कंपनी ही चलेगा. पार्टनरशिप का आप एक बात ही नहीं करेंगे मेरे साथ. जैसे ही आपका फर्स्ट टर्म आएगा, उसमें फंडामेंटल स्टार्ट होगा और नेक्स्ट एग्जाम में वो आपसे पूछा जाएगा. सो योर जर्नी विल बी अ वेरी डिफरेंट, सम मैथ whatever as compared to the other batch. So इसीलिए मैं बार बार आपको बोला था, चेक करिए कि आपके स्कूल में क्या स्टार्ट होगा. ऐसा नहीं होगा कि एक कंपनी एक पार्टनरशिप होगा. अगर कंपनी स्टार्ट होगा तो कंपनी चलेगा.
अगर पार्टनरशिप स्टार्ट होगा तो आने वाले कुछ महीने पार्टनरशिप चलेगा. सो दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एज अ स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क. इज दैट क्लियर? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट. शोम्पा मैम याद रख पाएंगे? क्लियर है? तो भैया आज क्या करना है, आपको दो चीजें सीखनी है. पहला, हाउ डू यू डिस्क्लोज शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट, एंड नंबर टू, व्हाट आर द जर्नल एंट्रीज दैट इज पास्ड व्हेन यू इशू शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट्स. ये दो चीज का टारगेट है हमारा. पहले 15 सवाल अगर आपने बुक्स परचेज कर ली हैं, इन्हीं दो चीज़ों पर है. क्या क्या फिर से सुन लीजिए. बैलेंस शीट डिस्क्लोजर्स एंड नंबर 2 इशू ऑफ शेयर्स, जर्नल एंट्रीज. सो बिफोर वी स्टार्ट आई नीड टू टेल और टॉक अबाउट 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल. आप सुने होंगे. नंबर 1, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल. कोई भी नाम सुने हैं इसका? क्या होता है ये आपका मैक्सिमम कैपिटल है जो आप ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बिजनेस रेस कर सकते हैं. ये इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर आपको रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है. बेसिकली अगर आप मेरे से पूछें, कंपनीज एक्ट आपसे पूछ रहा है पार्थ क्या दिशा देख रहे हो, मैक्सिमम कहाँ तक जाओगे, जीवन भर में कितना इशू कर पाओगे, वो मैक्सिमम अमाउंट आपको सेट करनी है. मन में आएगा ही आएगा, कुछ भी बोल दे 1000-15 करोड़, क्या दिक्कत है? देखिए, जो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है ना, वो आपके ऑथोराइज शेयर कैपिटल पे होती है. तो कोई भी ऐसा अंधाधुंध नंबर बोलने से फालतू में पैसा देना पड़ जाएगा. सो बहुत ही सोचा हुआ समझा फिगर है ये. क्या ये चेंज किया जा सकता है? हाँ, पर इतना आसान नहीं है. देयर आर अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस and a lot of things to follow to change the authorized share capital. Central government approval is required. प्रीति थोड़ा सा इधर, आप कहीं और हैं. नहीं, आप हंसते हंसते कुछ और सोच रहे हैं. Authorized share capital is the maximum amount that a company can issue, also known as registered capital, also known as nominal capital. MCQ में ये साल में ISC के एग्जाम में बोर्ड क्वेश्चन में पूछा गया. Registered share capital, also known as nominal share capital, also known as authorized share capital. This is the maximum amount that you can raise. Focus करिएगा, अब थोड़ा टफ हो जाएगा. Correct. Maximum the amount that you can raise from the public. Need भी हो सकता है ये चेंज करना पड़े. हाँ. नेक्स्ट आता है आपका issued share capital. इसका मतलब कोई बता सकते हैं? कंपनी ने पब्लिक को ऑफर कितना किया है. ईशानी, ट्रू फॉल्स? इशूड शेयर कैपिटल कैन ओनली बी लेस देन एंड इक्वल टू ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल. यू कैन नॉट इशू मोर देन ऑथोराइज्ड. ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल से ज़्यादा आप इशू कर ही नहीं सकते. अच्छा, इज इट नेसेसरी टू इशू ऑल द ऑथोराइज्ड? इफ योर पेरेंट्स हैव ऑथोराइज्ड यू टू स्पेंड 10,000, व्हाट डज दैट मीन? 10,000 खर्च के आना है. मैक्सिमम बेटा साइन कार्ड पे 10,000 करना. आप 10,000 करें जरूरी तो नहीं है. 10,000 के ऊपर तो सवाल ही नहीं उठता है, कार्ड डिक्लाइन हो जाना चाहिए. और बाकी कितना भी आप करें, दैट इज योर एक्चुअल अमाउंट इशूड. सोच कर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ज़रूरी है कि उतना सब्सक्राइब हो? 3 संभावना है. आ रहे हैं उस बात पे. एक है ओवर सब्सक्रिप्शन, जो आपने LIC वगैरह के बारे में देखा होगा. 17 गुना ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब्ड, 20 गुना ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब्ड. कंपनी इशू कर रहा है 1 लाख शेयर, एप्लीकेशन आ गया है 10,000 शेयर का, 10,000 लाख शेयर. 3 इडियट्स देखे? 3 इडियट्स, उसमें वो सीन याद करिए ना, जब वो बोमन ईरानी आता और वो बोलता है कि 30,000 एप्लीकेशन, ब्रोकन एग्स. What is the authorized and issued number of students that the college will take? Maximum, let's say 300. Per applications all over India are coming at 3 lakh applications. How many people are applying? Way more than what is issued.
कुड इट बी कि आप आरकेसी का स्कूल खोलते हैं और बोलते हैं हमारे पास 1000 बच्चों की कैपेसिटी है, आते पढ़ने 5 हैं, हो ही सकता है। अंडर सब्सक्रिप्शन, देयर इज समथिंग नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन, देयर इज नोन एज समथिंग एज अंडर सब्सक्रिप्शन। या 13.8 बिलियन वाला एक प्रोबेबिलिटी, आपने इशू कितना किया, 1 लाख एप्लीकेंट्स आया, रेयर है पर थ्योरेटिकली पॉसिबल है। तो 3 पार्ट हो सकता है। माई क्वेश्चन टू यू इज, आई हैव इशूड 1 लाख, आई हैव रिसीव्ड 1,20,000, what do you think should be the liability of the company? 1 लाख। 20,000 शेयर्स का पैसा वापस करिए, क्योंकि आप जितना इशू करेंगे उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। प्लीज गिव बैक देयर मनी, है ना। आप बोल ही रहा है हम 800 बच्चा पढ़ाएंगे कॉलेज में, जेवियर्स में, 80,000 एप्लीकेंट्स आ गया ऑल ओवर इंडिया से, दे दे क्या सीट उन लोग को। सो मैक्सिमम क्या कर सकते हैं आप, 800। अब सोचिए आपने इशू किया, 800 बच्चों को बोला आप हमारे कॉलेज को ज्वाइन करिए, 700 आते हैं, आपके लिए एडमिशन्स कितनी होंगी, 700। तो आप समझ पा रहे हैं क्या, ओवर सब्सक्रिप्शन में इशूड शेयर कैपिटल बिकम्स योर लायबिलिटी, अंडर सब्सक्रिप्शन में रिसीव्ड शेयर कैपिटल बिकम्स योर लायबिलिटी। पर इसको लेकर एक कंपनीज एक्ट में प्रोविजन है, उन्होंने बोला जब आप शेयर कैपिटल इशू करते हैं 90% ऑफ द शेयर्स इशूड have to be subscribed by the public. If they are not subscribed, you can't get your certificate of commencement. BST Commerce में शायद पढ़ा होगा, known as minimum subscription. तो अब सोचिए नया कंपनी पे आपको भरोसा आएगा, कभी नहीं आएगा। तो इसी को ना अंडर राइटिंग बोला जाता है। आप जाइए किसी मर्चेंट बैंक के पास और बोलिए सर देखो मदद करो, हमको तो लगता नहीं है 90% को भरोसा है मेरे ऊपर, अगर कोई शॉर्टफॉल आएगा आप देख लोगे, हाँ बस कमीशन लेंगे, उसी को अंडर राइटिंग कमीशन बोला जाता है। तो उनका काम क्या होता है समझ रहे हैं, एक नई कंपनी के इशू के शॉर्टेज को फिल करना। हमारी स्कोप ऑफ सिलेबस में 90% से अगर नीचे आता है हम सब नहीं बनाते, अंडर राइटिंग का काम हमको नहीं करना है। तो मिनिमम सम बनने के लिए 1 लाख अगर आप इशू करेंगे, कम से कम कितना रिसीव करना पड़ेगा, 90,000 शेयर्स। समझ पा रहे हैं। और ये तो कोई बात ही नहीं है, 1 लाख इशू किया 1 लाख आ गया, झमेला ही नहीं है। इशूड 1 लाख, सब्सक्राइब्ड, समझ पा रहे हैं, सब्सक्राइब्ड 1 लाख, अग्रीड। फिर से पूछ रहे सर, इशूड 1 लाख, रिसीव्ड 1,20,000, हाउ मच कैन यू एक्सेप्ट, 1 लाख। बैलेंस शीट में कितना लायबिलिटी क्रिएट करेंगे, 1 लाख। इशूड 1 लाख, 90,000, 1 लाख, 1 लाख। देखिए ना, मैं ना समझता हूँ कि सब बच्चे सेम नहीं हैं, तो आप समझ गए तो गुड फॉर यू। पर कुछ बच्चा लोग जुगाड़ पे जिंदा है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, इशूड और सब्सक्राइब्ड विच एवर इज लोअर, issued or subscribed whichever is lower is what goes into your balance sheet. जिनको समझ में आया वो सुन के एक कान से निकले दूसरा से निकाल दे। पर जिनको अगर नहीं समझ में आया, कोई अगर आपको चाहिए तरीका कि मेरे लिए लायबिलिटी कितना क्रिएट करना है, जो भी रिलेटिवली कम आया, इसमें तो दोनों ही देखिए सेम है तो बात नहीं उठता है। इसमें देखिए ज़्यादा और कम में कौन है, 90,000, 1 लाख और 1,20,000 में कौन है, 1 लाख। When you issue shares, 90% of the issued share capital has to be subscribed by the general public. सोचिए आपने 1 लाख शेयर्स का इशू दिया, उसमें खाली 80,000 लोग आए। कंपनीज एक्ट बोलता है कि आप कंपनी नहीं चालू कर सकते। People don't have faith in you. Once you have issued, at least 90% of your issue should have been bought by the public. तो you couldn't generate faith among the shareholders. जब तक वो नहीं आता है कंपनी स्टार्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो पहले हमको ये बताइए, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल वुड बी देन? जितने का अलॉटमेंट इज परफेक्ट आंसर, क्योंकि अगर आप ये बोलते कि जितना आया है वो गलत हो जाता अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है। तो वेरी गुड आंसर इज जितना आप अलॉट कर सकते हो,
ओवर सब्सक्रिप्शन में कितना अलॉट कर सकते हो? जितना आया है कि जितना औकात है? जितना इशू या जितना औकात था। अंडर सब्सक्रिप्शन में जितना इशू किए थे कि जितना आया था? इसके दो हिस्से बनेंगे, ठीक? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड। भैया ये क्या कहानी है? सोचिए आपके 1 लाख शेयर थे, 1 लाख इशू किया आपने और 1 लाख ही आया, ना अंडर सब्सक्रिप्शन ना ओवर सब्सक्रिप्शन। सिंपल बात कर रहा हूँ, ठीक? प्रिशा, एप्लीकेशन मनी हमने बोला भाई 2 रुपया दो, अलॉटमेंट मनी हमने बोला 3 रुपया दो, फर्स्ट कॉल मनी हमने बोला 5 रुपया दो। फर्स्ट कॉल का मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो हमने कितने रुपए कॉल किए हैं बता पाएंगे? कॉल 10, इसको कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं। हाउ मच द कंपनी हैज कॉल्ड टुवर्ड्स द शेयर कैपिटल। लाइबिलिटी कितने का क्रिएट किए हैं? 10 रुपए का। जरूरी है पूरा 10 मांग ले? जरूरी है? हाँ, इंस्टॉलमेंट का ही पूछ रहे हैं। जरूरी है पूरा 10 मांगे? मेरा मन है हम खाली 5 मांगेंगे। व्हाट इज कॉल्ड अप कैपिटल? 5 रुपया। भैया क्यों नहीं मांग रहे हैं? नहीं चाहिए पैसा यार अभी। आप बोलेंगे क्यों? ले लीजिए पैसा। याद रखिए, डिविडेंड इज पेड ऑन कॉल्ड अप कैपिटल। आप 5 रुपया कॉल किए हैं, 10% 5 रुपये में देना पड़ेगा। फालतू में पैसा नहीं चाहिए, काहे अपना डाइल्यूट कर रहे हैं आप समझ पा रहे हैं बात को? पर ये ना कहीं बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं कॉल्ड वाला बात। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड। कोई भी आदमी 1 लाख में से ना डिफॉल्ट नहीं किया, एक भी आदमी मोनल डिफॉल्टर नहीं है। मतलब सबसे हमने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल रिसीव कर लिया। हम आपसे जो पूछ रहे हैं उसका आंसर दीजिएगा और कुछ मत आंसर दीजिएगा। इज देयर एनीवन इन द कैटेगरी ऑफ सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड, पूरा पैसा नहीं दिया कोई। ऐसा कोई है कि सबने पूरे पैसे दे दिए? देयर आर 2 कैटेगरीज, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड। नोबडी हैज मेड अ डिफॉल्ट इन एनी इंस्टॉलमेंट। इज देयर अ कैटेगरी ऑफ सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड टू बी मेड? कोई डिफॉल्ट ही नहीं है। बताइए, फुल कॉल कर चुके हैं, पूरा 10 रुपया कॉल कर चुके हैं। आई हैव फुल्ली आस्क्ड दैट 10 रुपीज और सबसे मिल गया। तो ये कैटेगरी में हम लिखेंगे 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। कितना हुआ? 10 लाख रुपए। अब इसमें सुनिए, एक इंसान है ऋषिक, उनके ना 5000 शेयर है। अब क्या है, वो बेचारा भूल गया कि अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं देना था, वो नहीं दे पाया। बोला बाद में दे देंगे भैया। हमको बताइए फुल्ली पेड में कितने लोग हैं और नॉट फुल्ली पेड में कितने हैं? 95,000 शेयर होल्डर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, 9.5 lakhs। अग्री करते हैं? 9.5 lakhs का फुल्ली पेड है एंड बेचारा 5000 इंटू क्या लिखूं? पूरा 10 लेस, ये नया चीज है, कॉल्स इन अरियर, जो पैसा आना बाकी है। तो चलिए चेक करते हैं, 10 रुपया करके कितना आया? ये 50,000 और लेस कॉल्स इन अरियर। 5000 शेयर पे कौन सी इंस्टॉलमेंट ड्यू है? 5 और 3। तो लेस 5000 इंटू 8। बच्चों का एक सवाल रहता है, प्यारा सवाल है पर वाहियात सवाल है। डायरेक्टली 5000 इंटू 2 नहीं लिख सकते? नहीं, क्योंकि मांग आप पूरा 10 चुके हैं, मिला नहीं है। तो दुनिया को बताइए कि 50 मांगे थे, 40 डिफॉल्ट में है। मत बोलिए 10